Hello students, in previous video we have discussed about our fourth chapter and remaining concepts like isotopes, isobars and isotones, isoelectronic compounds, okay? Yeah, isoelectronic ions. Okay, and in previous video we have already discussed the numerical related to isotopes, and we know that atomic mass of an atom is an average mass of its isotopes generally. डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर हमें किसी का भी एटॉमिक मास पता है या एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, दिस मीन्स उस एटम के या उस एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट है नेचर में. इसी वजह से उन सभी आइसोटोप्स का जो मास है और जो परसेंटेज है उसको ऐड करने के बाद जो उसका मास निकल के आता है वो जनरली एवरेज होता है उनके एटॉमिक मासेस का. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स एंड देयर एवरेज एटॉमिक मास. एंड एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट आइसोटोप का मास, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप में मास ही अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है. एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, तो ये दोनों चीजें तो सेम होती हैं, है ना. लेकिन डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक मास. एंड एटॉमिक मास किससे जुड़ा हुआ होता है, न्यूट्रॉन से. तो जब एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग आता है, न्यूट्रॉन्स का, तब वो एटॉमिक मास अलग हो जाता है. बिकॉज एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स जब अलग हो जाते हैं, तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हाउ कैन वी मेक आइसोटोप्स, हम आइसोटोप्स कैसे बना सकते हैं, तो आंसर विल बी बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर हम न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज कर दें तो वी कैन इजीली मेक आइसोटोप्स. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियो. Okay, now today we will discuss about some questions regarding NCERT exercise. कुछ questions तो हमने numericals, जो जितने भी थे numericals थे और कुछ वैलेंसी से related question थे वो previous video में कर लिए थे. आज जो remaining questions हैं वो करेंगे हम. Got it? तो आपका पहला question है, okay, इसमें आपका यस पहला क्वेश्चन है, कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसमें तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं इन तीनों में. ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग करें सिंबल से, तो देखो इलेक्ट्रॉन का सिंबल इज ई, स्मॉल ई और नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन का सिंबल पॉजिटिव चार्ज और पी. न्यूट्रॉन का सिंबल एन, स्मॉल एन और जीरो चार्ज. ओके, इस पे ऊपर लिख देंगे हम जीरो चार्ज. गॉट इट? तो इसमें तुम लोगों को बेसिकली प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है ना, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन्स की. नेक्स्ट है आपका, हम क्या इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 0. दिस यू ऑल नो. ओके, तो तुम्हें बेसिकली इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफरेंशिएट करना है. क्या क्या इलेक्ट्रॉन में प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रोटॉन में और क्या क्या न्यूट्रॉन में प्रॉपर्टीज होती है. गॉट इट? ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और प्रोटॉन पे मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग
अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, कि जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल था उसकी लिमिटेशन क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशन कह लो या ड्रॉबैक्स कह लो, ओके, दीज ऑल आर सेम वर्ड्स। तो व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन मॉडल की क्या क्या कमियां थीं। जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वाटरमेलन उन्होंने बेसिकली मॉडल बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो रेड है पार्ट है वाटरमेलन का, वो तो आपका ईडेबल जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है, और जो ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं वो नेगेटिव पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, और जो एम्बेडेड रहते हैं। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन तो बताई नहीं। क्यों? क्योंकि क्या वो इतना न्यूक्लियस में भी रहते हैं क्या? क्योंकि सीड्स तो रेड कलर का जो ईडेबल पार्ट है उसमें डिप रहते हैं। ओके, तो जे थॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये थी कि ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन the exact location of the electrons in an atom। वो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये थी, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सबसे बड़ी इनकी मॉडल की कमी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉल डाउन इन न्यूक्लियस ड्यू टू अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। एटम्स स्टेबल क्यों हैं, मतलब एटम्स अपने शांति से, और इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। गॉट इट। सबसे बड़ी कमी थी उनकी, he was unable to explain the stability of atom। next question है बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, इसमें देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ। यस, डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एटम। तो तुम लोगों ने नोट्स में ऑलरेडी लिख रखा है बोर एटॉमिक मॉडल क्या था। बोर ने सबसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। These orbits are named as KLMN and numbered as 1, 2, 3, 4। ठीक है, and in center protons are residing and in outermost part electrons are revolving। और उन्होंने बताया कि इन ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिसाइडेड, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिसाइडेड बाय द फॉर्मूला 2n square where n is equal to number of ऑर्बिट 1, 2, 3। ओके, फिर उन्होंने बताया कि व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस से जो दूर जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस की पकड़ कम होती जाती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो जब हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो शेल्स की या ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज KLMN and numbered as 1, 2, 3, 4। When we move away from the nucleus, the energy of shells increase and stability decreases। The maximum number of electrons in different orbits
can be determined by the formula 2n square. Got it? Whereas n is equal to number of shells. Okay, तो उन्होंने ये बताया बोर एटॉमिक मॉडल ने. उसके बाद है आपका 5th क्वेश्चन है, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन चैप्टर. तुम लोगों को इस चैप्टर में जितने भी मॉडल्स दिए गए थे उनको कंपेयर करना है. तो पहला था थॉमसन मॉडल. थॉमसन ने क्या कहा था कि जो नेगेटिव वाटरमेलन, उन्होंने कहा था एटम का स्ट्रक्चर वाटरमेलन की तरह होता है. और उन्होंने कहा कि जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट है एटम का, और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन में वो एटम का नेगेटिव पार्ट है. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी एटम में सेंटर में एक सॉलिड पार्ट होता है और इस सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस पे कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज प्रोटॉन्स. एंड उन्होंने कहा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. दिस वाज द रदरफोर्ड मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर क्लास में रिवॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है एक साथ ही रिवॉल्व करते हैं. गॉट इट? रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उन्होंने ऑर्बिट के बारे में कोई बात नहीं की. ठीक है, तो बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, और शेल्स के बारे में उन्होंने बताया. तो इस तरीके से तुम 2-3 पॉइंट्स लिख के उनको कंपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स. ओके, तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए तुम्हें ना इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है. ओके, देखते हैं क्या है. फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1. तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, केवल 1 ही जाएगा, एक ही शेल बनेगा K. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपका 2. ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, एक ही शेल बनेगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे K शेल. 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 एटॉमिक नंबर है, तो पहले शेल में कितने जाएंगे, 2, क्योंकि हम जानते हैं 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 पहले शेल में कितने जा सकते हैं, 2. तो इसका मतलब K L M N. तो पहले शेल में अपन पहले ऑर्बिट में कितने भरेंगे, 2, सेकंड में 8, 13 में 18 और इसमें 32. तो हमारे पास 3 एटॉमिक नंबर है. 3 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो पहले शेल में कितने भर दिए, 2, 1 बचे, फिर इसमें 1. इस तरह से तुम लोगों को फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है डिफाइन द वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तुम लोगों को सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हुए वैलेंसी को डिफाइन करना है. डियर स्टूडेंट्स, सिलिकॉन जो होता है उसका सिंबल होता है Si और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. तो वैलेंसी हम जानते हैं, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे. तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी हमें वैलेंसी पता चलती है. वैलेंसी निकालने के लिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, और किस नियम के अनुसार, 2n स्क्वायर के हिसाब से, कि पहले शेल में कितने भर सकते हैं, अभी बताया था ना, KLMN. n शेल्स को कहते हैं KLMN शेल. तो जैसे सिलिकॉन का एटम है, सिलिकॉन का एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16. इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं. लास्ट शेल से ही वैलेंसी डिसाइड होती है. तो देखो सिलिकॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले जाएंगे 2, ठीक है, फिर 8, फिर 6. देखो 8 और 2 10 और 6 16. तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया पूरा, इलेक्ट्रॉन्स भर गए.
तो पहला शेल कौन सा बना, KLM, गॉट इट। ठीक है, अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। लास्ट शेल से ही वैलेंसी डिसाइड की जाती है, और हम जानते हैं कि देखो अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तक है तो उसकी वैलेंसी वही होती है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसको 8 में से माइनस कर देते हैं, गॉट इट। 8 में से माइनस कर देते हैं तो इसकी वैलेंसी निकल के आ जाती है -3, -2, -1 एंड 0, गॉट इट। तो देखो लास्ट शेल में 4 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी पता लगा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 है कितने, 6। इसको कितनी की रिक्वायरमेंट है, 2 की। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये किसी को दे दे, ये लूज कर दे, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था 2, 3 तक गेन कर सकते हैं, 3 तक ही लूज कर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, -2, गॉट इट। और वैसे भी अगर हम देखें नॉर्मल फॉर्मूले से, तो मैंने क्या बताया है कि अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं तो उसकी वैलेंसी वही रहती है। अगर किसी के लास्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी के लास्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक हैं तो उसकी वैलेंसी वही होती है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा बचते हैं लास्ट शेल में तो अपन उनको 8 में से माइनस कर देते हैं वैलेंसी पता लगाने के लिए, ओके। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, -2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2,6। पहले शेल में तो 2 ही भरे जाएंगे, फिर जितने बचे वो नेक्स्ट शेल में, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 भर दिए, 6 और बचे। इसके भी लास्ट शेल में 6 बच रहे हैं, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हुई, -2। 4 से ज्यादा है, 8 में से माइनस कर देंगे, -2, ओके। जो 8 में से जब हम माइनस करते हैं तो वो नॉन मेटल्स होती हैं सारी, और माइनस नहीं करते 3 तक तो मेटल्स होती हैं। हमेशा याद रखना, अगर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 3 तक मेटल होती हैं, लूज करती हैं वो। 4 शेयर करता है, नॉन मेटल होता है। 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो सारी नॉन मेटल्स होती हैं। तो देखो इसमें 6 बच रहा है, इसमें भी 6 बच रहा है, और -2 आ रही है, गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को उधार ले रहा है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉन मेटल। तो वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। कितने नंबर वो शेयर करता है, कितने नंबर वो गेन करता है, कितने नंबर लूज करता है, तो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। नेक्स्ट है आपका इसमें सिलिकॉन में मैंने सल्फर का कर दिया। सिलिकॉन में आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, तो भी कोई बात नहीं है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 14, ओके। तो 284, तो लास्ट शेल में कितने बच रहे हैं, 4, तो 4 क्या करता है, शेयर। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करेगा, और जब शेयर करेगा तो ये तब भी क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। और जबकि ये क्या करेगा, गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग करेगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार। दिस यू कैन इजीली डू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells. एक्सप्लेन। उन्होंने कहा है कि जो Na+ है, ओके, Na+ हैज completely filled shells. एक्सप्लेन। तो देखो Na+
ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, तो 11 एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल का, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, 281। लेकिन हमें दे क्या रखा है, आयनिक रूप में। एक इसने लूज कर रखा है, तो हम लूज करेंगे इसको, तो हमारे पास कितने बचेंगे, ये लूज कर दिया हमने एक इलेक्ट्रॉन, तो Kl, K में कितने जा सकते हैं 2, और L में कितने जा सकते हैं सेकेंड शेल में 8। दिस मीन्स Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। दिस इज कंफर्म। इसने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, जब लूज कर दिया तो वो शेल खत्म हो गया, और शेल खत्म हो गया तो हमारे पास 2 ही शेल बचे, और वो भी पूरी तरह भरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम कर चुके हो, एटॉमिक ये बता चुकी हूं मैं तुम्हें। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आइसोटोप्स एंड एलिमेंट है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना, आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस वजह से आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऐसे याद रखो, देखो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन, ठीक है। ओके, तो आइसोटोप प्रोटॉन सेम, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन सेम, एंड इसमें तुम जानते हो बहुत अच्छे से एटॉमिक मास सेम। आइसोटोप प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास, इसमें न्यूट्रॉन सेम, ठीक है, कर सकते हो आराम से। ओके, नाउ तुम लोगों को एक टेबल दे रखी है और तुम्हें उसमें पता लगाना है क्या आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर दे रखा है 9, मास नंबर पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, वेरी गुड। तो तुम जानते हो बहुत अच्छे से कि एक बता देती हूँ, बाकी तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक नंबर दे रखा है 9, मास नंबर जो है वो पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 10, तुमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ओके, तो देखो मास नंबर कैसे निकलता है, ये एटॉमिक नंबर दे रखा है आपका, एटॉमिक नंबर है 9 और न्यूट्रॉन का नंबर है 10, तो एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज मास नंबर, तो 19 हो गया। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर मतलब तो प्रोटॉन का ही नंबर होता है ना, तो 9 + 10 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही 9, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, और जो 9 होता है ना, 9 इस पे प्रोटॉन है, 9 ही इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 9 एटॉमिक नंबर हो गया इसका, और 9 एटॉमिक नंबर होता है आपका फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये अपने आप करना अब आगे के। ओके, नेक्स्ट तुम्हें केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी -1, इसकी +2, क्रिस क्रॉस कर दो, क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO -2 +2, फॉर्मूला क्या बना, CaO। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट -1 +2, क्या बना, CuNO3 का ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 -1 +3, सॉरी क्या फॉर्मूला बना, AlCl3, क्रिस क्रॉस कर दिया हमने। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl3
CO3 -2 + 2 cancel, formula will be CaCO3. ठीक है, yes, this is all about this chapter. So I hope ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा और एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी, तो तुम लोग उसको करना और उसको करेक्ट कर लेना. सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन में सल्फर का सोच के 16 कर दिया, सिलिकॉन इज 14 एटॉमिक नंबर, गॉट इट. तो सिलिकॉन का 14 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 284. ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी वैलेंसी लास्ट शेल में 4 बच रहे हैं और मैंने बताया है 4 बचते हैं तो वो शेयर करता है. तो कितने नंबर शेयर करेगा, 4, तो उसकी वैलेंसी 4 होगी. ठीक है, और वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर. ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है. तो सिलिकॉन के केस में 4 वैलेंसी हुई और ऑक्सीजन के केस में 2 वैलेंसी हुई और वो भी वो गेन करेगा 2. ठीक है, ओके, थैंक यू. ये तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया. ऑल दी बेस्ट. और 4th चैप्टर आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ोगे एनसीईआरटी का और उसको अच्छे से करोगे. और एक्सरसाइज भी, आज का होमवर्क यही है, एक्सरसाइज करो अपनी नोटबुक में. गॉट इट, थैंक यू सो मच.